हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अपना क्लोज होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग होती है। तो टैक्स पेयर की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने वो कंप्लायंस नहीं किया ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसके लिए बहुत सारा नुकसान जो है उसके उसका हो सकता है। तो हम आज की इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे को ध्यान में रखने हैं कि जब भी हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है तो हम पहले से ही उसके लिए किस तरीके से तैयारी करें ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लेके चलेंगे कि किस तरीके से जो है अपने को इन चीज़ों का ध्यान में रखना है और कहाँ कहाँ पे अपने को जो है इशू आ सकता है। ठीक है ना। तो जैसे कि अब फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 है हमारा। ठीक है, 31 मार्च 2024 को हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। अगले साल की बिगनिंग हो जाएगी, नई फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 की बिगनिंग हो जाएगी। अब ये तो है नहीं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बिगनिंग होगी हम तभी उसके बारे में सोचे। कुछ चीजों में हमारे को मेनली जीएसटी में बात करें तो हमारे को उसको पहले से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ता है ताकि बाद में जो है हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें इंटरप्शन ना हो। ठीक है ना, या हमारे क्लाइंट के केस में जो है उसको प्रॉब्लम ना हो, हमारे को उसको इन्फॉर्म कर देना है। हमें अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देना है कि भैया इन चीज़ों का ध्यान में रख लो, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं एक छोटा एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं पहले एलयूटी का। ठीक है, अब कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है। ठीक है ना, अब हमें पता है एक्सपोर्ट जो है एलयूटी हमारा फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। ठीक है, ऐसा ना हो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो गया, वो तो अपना सप्लाई करने में लगा हुआ है, उसको नहीं ध्यान, वो तो अपने बिजनेस में एंगेज्ड है। ठीक है ना, टैक्स पेयर अपना बिजनेस में एंगेज्ड है, उसको ध्यान नहीं है, वो सप्लाई पे सप्लाई कर रहा है, वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट कर रहा है। ईयर एंड आ गया, ईयर खत्म हो गया, एलयूटी अप्लाई नहीं हुई और एक्सपोर्ट हो गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए हमारे को पहले से ही जो है 31 मार्च 2024 तक जो है अपने को पहले से ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एलयूटी अप्लाई कर देंगे, कोई इंटरप्शन नहीं होगी अपना। आराम से उसके बाद भी 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल फर्दर कोई भी सप्लाई होती रहेगी, दिक्कत नहीं होगी। फर्निशिंग वहां पे जो है एलयूटी वो फर्निश कर पाएगा, अपनी सप्लाई करनी कर पाएगा, इंटरप्ट नहीं होगा, बिजनेस इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम बात करें, एक अगर हम सोचते हैं कि भैया अभी हम नॉर्मल स्कीम में है, भैया नॉर्मल स्कीम में जो है अपने को अब लगता है कि भाई हम जो है कंपोजिशन के लिए तो एलिजिबल हैं, कंपोजिशन लेना चाहता है कोई पर्सन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट ईयर स्विच कर सकता है। अब वो स्विच कर सकता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर उसको स्विच करना है, नॉर्मल से किस में जाना है, उसको कंपोजिशन में जाना है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कंपोजिशन में जाना चाहता है तो उसको क्या करके चलना है, उसको जो है इसी फाइनेंशियल ईयर में 31/3/2024 तक अपना CMP 02 जो है फाइल करके चलना है। ठीक है ना। हम और उसके साथ साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका जो आईटीसी होगा वो उसको फर्दर नहीं मिलेगा, उसका लैप्स हो जाएगा। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 जो है हमें कहता है आईटीसी जो है फर्दर उसको, अब कंपोजिशन में जा रहा है तो आईटीसी का सवाल नहीं उठता। तो हमारे को ऐसी ऐसी चीजें जो है बहुत सारी हमारी निकल के आती है जो कि हमको ध्यान में रख के चलनी है ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है कि उस साल में ही जाके हम उसके बारे में सोचेंगे, हमारे को वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा पहले से ही ताकि ये सारी चीजें ना आए। इस तरीके से हमें जॉब वर्क वाला, अगर हम बात करें जॉब वर्क का भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगर हमारी किसी क्लाइंट का जॉब वर्क वाला जो है काम है, उस केस में भी अपने को पता है इनपुट के केस में क्या है, इनपुट के केस में 1 ईयर की टाइम लिमिट है, अपने कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल के अंदर रिटर्न आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर वो नहीं आता तो क्या हो जाएगा, वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, वो स्टार्टिंग से जिस दिन वो सप्लाई हुआ था वहां से सप्लाई मान लिया जाएगा, फिर वहां पे उसका जो है इंटरेस्ट लगेगा उतने टाइम का। ठीक है ना। तो हमारे को ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इनका ध्यान में रख के चलना है ताकि जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। इस तरीके से अगर हम बात करें गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, ठीक है ना, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, यहाँ पे लिख देता हूँ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल। इसमें क्या रहता है हमारा, इसमें हमारा क्या होता है, हमारे को इनवॉइस क्रिएट करने की टाइम लिमिट होती है। क्या टाइम लिमिट रहती है अपनी, इनवॉइस शेल बी क्रिएटेड बिफोर और ऑन सप्लाई, और वहां पे क्या कंडीशन डाली है, और 6 मंथ। ठीक है, हमारे को मतलब इनवॉइस क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 6 मंथ है, और अगर 6 मंथ के लिए नहीं मिला तो वही केस हो जाएगा, इसको भी डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, वही अपना जो है उस पे भी जो है अपना जो है इंटरेस्ट वगैरह सब लग जाएगा।
ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जहां पे हमारे को जो है ध्यान में रख के चलनी है। बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं ना बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना हम उसको, तो हमारे को ध्यान में आ जाते हैं ये। ऐसे ही एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा आता है किसका, एडवांसेस का। इसको कैसे बोल सकते हैं, एडवांसेस ऑन सर्विसेज। ठीक है ना, सर्विसेज इसलिए लिख दिया। गुड्स के लिए हम सब जानते हैं, गुड्स के लिए अभी जो है उसमें केस में जो है रिलैक्सेशन है, लेकिन सर्विसेज के केस में अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में एडवांस आ गया तो उसका ट्रीटमेंट करके चलना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी ध्यान देना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया हमारा, ठीक है, 31/3/2024, हमारे को मान लेते हैं मार्च में एक एडवांस आया। मार्च 2024 में हमारे पास 1 लाख रुपए एडवांस आए। ठीक है, प्रोविजन के हिसाब से क्या है, टैक्स लगेगा। ठीक है ना, टैक्स लगेगा। हम अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो उसके टेबल नंबर 11A में भी डालेंगे। एडवांसेस वाले में आएगा ना, एडवांसेस रिसीव्ड वाला जो कॉलम होता है 11A, उसमें आ जाएगा। लेकिन हमें ध्यान में रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे इसको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी तो दिखाना है भैया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ध्यान दो, देखो एक तो बात इसमें भी ध्यान में रखना, यहाँ पे भी एक गलती हो जाती है अपने से। इसमें काफी केसेस में क्या है देखा गया है भैया, लोग रिसीट वाउचर नहीं बना रहे। मैंडेटरी है, रूल्स में लिखा हुआ है रिसीट वाउचर शेल, मैंडेटरी है, इशू करना है रिसीट वाउचर भैया, रिसीट वाउचर बनाना है एडवांसेस के केस में एक तो। ठीक है ना। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, अलग से लिख लेते हैं। एक तो देखो रिसीट वाउचर वाली गलती ना हो अपने से, ये हमें पता है, चलो 11A में तो हम डाल ही देंगे, मार्च की 11A में। इसको मान लेते हैं हम इसकी सप्लाई अप्रैल में कर रहे हैं। रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन होगी। ठीक है, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरे भैया चेंज हो जाओ। अरे, चलो जी। अब हम मान लेते हैं अप्रैल में जो है, अप्रैल 2024 में जो है हमने सर्विस दे दी। तो अब अप्रैल 2024 के 11B में डालेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे ना, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस के 11B में। ठीक है ना। रिटर्न के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा मैं, मेनली देखो एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, साथ साथ रिकॉल कर रहे हैं जो जहां पे चीजें लैक हो रही हैं। जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम देख रहे हैं कई चीजें लैक हो रही हैं, इसलिए साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि ऐसे केस में आपकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं लैक ना हो रही हो सकता है जब टीम काम कर रही है, स्टाफ काम कर रहा है, तो वहां पे इन मुद्दों पे वो ध्यान नहीं दे रहा तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल के लिए भी दिक्कत आती है फिर बाद में, तो आप बेटर है पहले से ही ये पॉइंट पे ध्यान दे लो, आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन इन पॉइंट में इन इन मैटर पे जो है एक बार हमें रिकॉल करके चलना है। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो अब करना क्या है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी तो 31 मार्च की, 31 मार्च को क्या हो गया, हमने ये टैक्स जो है इस 1 लाख रुपए के ऊपर हम वो कैलकुलेट कर लेंगे ना, 1 लाख मान लेते हैं, 18 डिवाइड बाई 118 × 18 करके जो है अपनी लाइबिलिटी निकाल लेंगे। ये जो टैक्स की लाइबिलिटी आई जो हमने पे कर दी, हमने किसमें, मार्च में पे कर दी, मार्च 24 में हम पे करेंगे इसको। मार्च 24 में जो पे करेंगे ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एसेट हो गया, हमारी बैलेंस शीट में एज एन एसेट जाएगा ये। ठीक है ना, बैलेंस शीट के अंदर एज एन एसेट जाएगा। और बैलेंस पार्ट जो हमारा एक, हम इसको इजी करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 20,000। ठीक है ना, एग्जाम इजी हो जाए ताकि, अब हमारा 1 लाख में से 20,000 बनेगा नहीं, मैंने वैसे ही 20,000 लिख दिया ताकि इजी हो जाए। 80,000 तो हमारा टैक्स चला गया, 80,000। अब ये 80,000 जो बैलेंस आया ये क्या है, इसको कहाँ डालेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ये हमारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अभी हमने सर्विस दी नहीं है, हमारे पास पैसा आ गया कस्टमर का, उसमें से जो है 20,000 तो हमने पे कर दिया, 20,000 तो हमने पे कर दिया, लेकिन बैलेंस उसको क्या करना है, बैलेंस ये 20,000 जो है हम एडजस्ट करेंगे जब भी हम सर्विस दे देंगे। ठीक है ना, या फिर उसको फिर रिफंड होगा तो अलग केस है, रिफंड वाउचर इशू होगा, वो सारी प्रक्रिया होंगी। लेकिन अभी हमने क्या कर मान के चला है कि हम यहाँ पे सर्विस अगले महीने जब देंगे तो यहाँ पे जो है अभी हमारे लिए 31 मार्च को क्या बन जाएगा, ये एज एन एसेट बन जाएगा। और थर्ड बात, थर्ड बात क्या है, थर्ड बात ये है भैया कि इसको आप 31 मार्च को तो सेल बुक करोगे नहीं। ठीक है ना, इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो सेल है नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर जब हम सप्लाई करेंगे तो जाके वो सेल्स होगी। ठीक है ना, जीएसटी के प्रीव्यू के हिसाब से तब सेल्स होगी वो। ठीक है, तो उस तरीके से जो है हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ट्रीटमेंट करके चलना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इस ट्रीटमेंट का हमारी GSTR 9C, आपने देखा होगा GSTR 9C में भी हमारा आता है ना, जहाँ पे हम इस तरीके की एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे भी जो है वहां पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट होके चलेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जो हमारे को लेके चलनी है। एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ,
एक पॉइंट और ले लेते हैं साथ में, चलो। एक पॉइंट हमारा, जैसे हमारा कई बार क्या होता है, जीटीए में मान लो कोई जीटीए वाले हैं, जीटीए वाले हैं, आरसीएम में चल रहे, एफसीएम में चल रहे थे, फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहे थे। ठीक है, अब वो नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि भैया मैं आरसीएम में चले जाऊं। ठीक है, एनेक्जर 6 फाइल करते हैं। ठीक है ना, एनेक्जर 6 फाइल करना है उसको। अब क्या करना है, स्विच कर रहा है अगला, एफसीएम टू आरसीएम। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे में क्या है, आरसीएम में जा रहा है, जो है, अब सामने वाला जो है रेसिपिएंट जो है वो पे करेगा, जो भी सर्विसेज ले रहा है जीटीए की वो पे करेगा। तो ऐसे केस में क्या है, रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ आईटीसी जो है इसको करना होगा। इसका बात का भी ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी है। मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं ताकि हम और आप अगर कोई पॉइंट भूल रहे हैं तो एक बार रिकॉल जरूर हो जाए, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बन जाए, ताकि हमारे को जब हम अपनी, ऐसा नहीं, देखो ये टाइम अब ये नहीं रह गया कि हम नवंबर में जब हम अपनी जीएसटी 9 से भरें तब हम सोचें, या जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सोचें भरें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तब करें। बेटर ये है उसी साल में ही हो जाए तो काफी ज्यादा फायदा इस चीज का मिलता है। सबसे मेन फायदा मिलता है इसका कि अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है उस फाइनेंशियल ईयर की, उसी साल में ही हो गई, तो हमारे जीएसटी पोर्टल के अंदर जो हमारी ईयरली रिकंसिलेशन बनती है, वहां पे डेविएशन नहीं होती। जो जैसे हम डिपार्टमेंट जाते हैं, डिपार्टमेंट में सबसे पहले वो वही खोल के बैठ जाते हैं, वो खोल के बैठ जाते हैं, भैया आपके 3B में इतना था, 1 में इतना था, फिर उसको समझाते हैं, फिर वो यार वो इस साल का था, हमने नेक्स्ट ईयर जो है क्लेम करा, और नेक्स्ट ईयर हमारी सप्लाई रह गई थी, हमने नेक्स्ट ईयर दिखाई 3B। ठीक है, या फिर आईटीसी की बात करें तो ऐसे ही 2B में हमारा इस साल का आईटीसी था, हमने नेक्स्ट ईयर जो है उसको आईटीसी क्लेम करा, ये आईटीसी हमारा रह गया था, हमने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया, इसलिए डिफरेंस आ रहा है इस साल में। इस, या फिर उस साल की बात करें, इस साल में डिफरेंस आ रहा है, इस साल में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आ रहा है, ये इस साल का आईटीसी था और नेक्स्ट ईयर लिया हमने विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स। तो हमारे को ये सब जो है बताना पड़े, इससे बेटर है हम उसी फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का ये है, दोनों को एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर के डाल दें, 23-24 की एडजस्टमेंट 23-24 के अंदर ही कर दें, तो स्यापा ही नहीं होगा। ये तो खाली पीली यार, फिर नोटिस आ जाता है, सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, नोटिस आ जाए उसका जवाब देते फिरो। ठीक है, बेफालतू की हरेसमेंट खाली। तो इन सब मुद्दों से, इन सब परेशानियों से बचने के लिए जो है हम इस इन चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, ताकि ये की पॉइंट अगर हमारे को ध्यान में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों का बेनिफिट हो जाता है, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।